क्या वाकई मार्केट गिरने वाला है या ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक हाइप और फियर क्रिएट किया जा रहा है जो आम आदमी को भ्रमित कर रहा है? रियल एस्टेट में सेंटिमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। अगर सेंटिमेंट्स वीक हो गए तो जरूर मार्केट में क्रैश आता है। इनपुट कॉस्ट महंगी होगी तो उसका असर उसके प्राइजेस के ऊपर पड़ेगा। ऑयल प्राइजेस बहुत दिनों तक इंडिया में नहीं बढ़े, सब जगह बढ़े, लेकिन कंट्रोल किया यहाँ गवर्नमेंट ने। जब कंट्रोल से चीजें बाहर होने लगी तब वो पब्लिक तक शिफ्ट होना शुरू हुआ। तो उसी लोग प्रकार तो ये से कह रहे हैं चुनाव थे इस वजह से कंट्रोल किया, जैसे ही चुनाव खत्म हुए बंगाल का ये वो 4 मई के बाद से दाम बढ़ने लगे। देखिए, मैं कहूँगा इसमें गवर्नमेंट खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ सबसे अच्छी बात और सबसे खराब बात, दोनों बात कहूँगा मैं, एक ही है कि प्रोडक्ट पे एमआरपी नहीं है। जिसके मन में जो आता है वो रेट बेचता है और अच्छे से बेचता है। इन्फ्लेशन अगर हो रहा है तो वो सभी जगह इम्पैक्ट कर रही है। वो बायर अब घर खरीदने के लिए सोचने लग गया है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरे बजट में तो कुछ मिल ही नहीं रहा। इंडिया में आज भी बहुत ज्यादा डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग में इतनी क्राइसिस क्यों है? इस बीच सवाल ये खड़ा होता है कि जो मिडिल क्लास बायर है और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है वो इस अनसर्टन इकोनॉमिक सिचुएशन में करे कहीं पर निवेश, या फिर अगर वेट कर सकता है तो वेट कर ले। प्रॉपर्टी वो चीज नहीं है, आपके दिल को अच्छा लगा इसीलिए आपने ले लिया। इसमें मैथ्स और साइंस दोनों इन्वॉल्व होता है, तब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। प्रॉपर्टी से फायदा यानी कि पीएसएफ के ब्रांड न्यू एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पिछले काफी हफ्तों से सोशल मीडिया पर प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर डर का माहौल है, एक भय का माहौल है। कहीं मार्केट क्रैश की बातें हो रही हैं तो कहीं बबल फटने की भविष्यवाणी की जा रही। खबरें ये भी हैं कि इन्वेंट्री बढ़ रही है लेकिन सेल्स कम हो रही है और कीमतें अब और नहीं बढ़ेंगी। तो क्या वाकई मार्केट गिरने वाला है या ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक हाइप और फियर क्रिएट किया जा रहा है जो आम आदमी को भ्रमित कर रहा है? क्या अपनी जमा पूंजी घर में लगाने का ये सही समय है या फिर ये एक बड़ा रिस्क है? तो तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ डेटा और ग्राउंड रियलिटी एक्सपर्ट मौजूद हैं जो करेक्शन की गुंजाइश के बारे में भी बताएंगे। मार्केट में क्या गुंजाइश है और क्या सिर्फ ये एक मामूली कूलिंग पीरियड है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रदीप मिश्रा जी से हम जानेंगे उनका, क्योंकि एनालिसिस हमेशा मार्केट से रिलेटेड होता है और मार्केट के हिसाब से वो बताते हैं। तो पहला सवाल भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रदीप जी, जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो ग्लोबल वैश्विक संकट है, उस सबसे हम परिचित हैं। कैसे रुपया लगातार गिर रहा है, मार्केट भी हमने पिछले काफ़ी दिनों में देखा कि लाल निशान के साथ ही बंद हुआ, या फिर मार्केट पर काफ़ी प्रभाव इस वॉर सिचुएशन का भी पड़ा है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। तो क्या रियल एस्टेट में भी इसका फर्क पड़ा है या फिर ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट की जा रही है? देखिए नेहा, आज की डेट में इकॉनमी हमारी ग्लोबल इकॉनमी से रिलेटेड करती है और कहीं पर भी कुछ होता है तो इंडिया पे असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा ऑयल का प्रेशर, और ये सिर्फ ऑयल का प्रेशर ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ऑलमोस्ट 20% जो वहाँ से इंपोर्ट हमारा होता है, तो उसका इफेक्ट पूरे इंडिया पे है। तो इंडिया पे जब इम्पैक्ट पड़ता है तो सबसे ज़्यादा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, ऑयल जो हमारा क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, उससे लॉजिस्टिक महंगी होती है, उससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, और कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल हम लोग अदर कंट्रीज से मंगा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारा महंगा होता है। तो इसका इम्पैक्ट पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पे पड़ता है। जब इनपुट कॉस्ट महंगी होगी तो उसका असर उसके प्राइजेस के ऊपर पड़ेगा। तो यही हम देखते हैं कि कई बार हमारा इनपुट इतनी महंगी हो जाती है कि डेवलपर्स चाह के भी प्राइस को नीचे नहीं कर पाते, मतलब मार्केट नीचे नहीं हो पाती क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ चुकी है। तो लगातार तेल की कीमतों में 4 इंस्टॉलमेंट्स में इजाफा हो चुका है और धीरे धीरे करके अब ये सैकड़ा पार कर चुका है। अलग अलग तरीके से सब कुछ रिलेटेड है, चाहे वो रुपी हो, चाहे वो तेल की बढ़ती कीमतें हो, मार्केट्स हो, गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस राइजिंग हो। लेकिन इसका असर दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी बायर्स पर किस हद तक और कैसे पड़ रहा है? देखिए, होता क्या है कि जब रुपए टूटता है और तो डॉलर बढ़ता है, डॉलर बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ फॉरेक्स के ऊपर नहीं पड़ता। हम जो रॉ मटेरियल कई बार परचेज करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारा ऐसा रॉ मटेरियल जो अलग अलग कंट्रीज से आता है। जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं तो वो रॉ मटेरियल जो महंगा होता है, तो जो प्राइजेज हैं, जो
सेलेबल प्राइजेज हैं जो मार्केट में डेवलपर है या कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है उसके जो प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो नो डाउट हर चीज़ का इम्पैक्ट इंडिया पे, अब इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड है तो उस पर इम्पैक्ट प्राइजेस पे ज़रूर आता है, चाहे वो एनसीआर के बायर हो या ऑल ओवर इंडिया के बायर्स हों। प्राइजेस एक जगह आके उससे नीचे नहीं आ पाते, यही इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा बायर्स को देखने को मिलता है। और वो जो एक बबल क्रिएटेड है डिमांड और सप्लाई की बीच में जो गैप है, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इन फ्यूचर क्रैश संभव है और इस बबल इफेक्ट से कहीं न कहीं निजात मिलेगा? देखिए मैं कहूँगा ये बबल तो कहीं हद तक नज़र आ रहा था। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्रैश और करेक्शन में डिफरेंस है। ये कहना कि मार्केट क्रैश हो गई ये मैं बिल्कुल सही नहीं मानता, हुँ। क्योंकि क्रैश होना मतलब बैंकिंग का फेलियर होना, डेवलपर्स का कोलैप्स कर जाना। मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो गई, मतलब पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। अगर पैनिक सेलिंग हो गई तो मार्केट पूरी तरह क्रैश है, लेकिन वो सिचुएशन आज नहीं है। आज मार्केट करेक्शन मोड में है, मतलब जो ओवर प्राइस्ड थे प्रॉपर्टीज़ वो अब स्टेबल हुए हैं, उनकी सेल्स कम हुई है, या लग्जरी प्रोजेक्ट जो एक्चुअल में लग्जरी नहीं है लेकिन लग्जरी के नाम पे बिक रहे हैं, तो वहाँ ज़रूर करेक्शन देखने को मिली है। तो वो स्टेबिलिटी इस टाइम मार्केट में देख रहा हूँ, और 5 से 10% मार्केट का टूटना जो एक्चुअल मार्केट रेट से ज़्यादा रेट के प्रोडक्ट थे, तो उसको मैं स्टेबिलिटी कहूँगा, करेक्शन कहूँगा, क्रैश उसको मैं नहीं कहूँगा। क्रैश और हुँ। करेक्शन में मेजर डिफरेंस है। आज मैं क्रैश तो कम से कम नहीं देख रहा हूँ। क्रैश नहीं देख रहे हैं। तो फिर ये जो प्रॉपर्टी क्रैश कमिंग सून ये जो ट्रेंड कर रहा है, ये सिर्फ़ एक फ़ियर क्रिएट करने के लिए ज़्यादा व्यूज़, लाइक्स मिलें, एक भ्रम की स्थिति है? नेहा जी बहुत सारी बातें तो आपने खुद ही कह दी। ये आप भी समझते हैं कि फियर बिकता है, हुँ। तो ये एक फियर ऐसा दिखाना कि व्यूज ज़्यादा आए, मैं उसको सही नहीं मानता। मेरे को मैक्सिमम ये चीज़ दिख रही है कि पब्लिक को अपने पास लाने का ये एक सस्ता तरीका है जिसको लोग थंबनेल पे बड़े अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, और उसका मार्केट से कोई कोरिलेशन नहीं है। हाँ, करेक्शन फिर से कहूँगा ज़रूर मार्केट में है, लेकिन उन प्रोडक्ट की करेक्शन है जो ओवर प्राइज्ड हैं, जो एक्चुअल में रिजनेबल रेट में है। मैं अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करूँ तो अफोर्डेबिलिटी की आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग है नहीं। अब जो ओवर लग्जरी प्रोजेक्ट हैं या अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट हैं उनके प्राइस का कम होना और एक्चुअल में अफोर्डेबल हाउसिंग के प्राइस का कम होना, दोनों में मेजर डिफरेंस है। इंडिया में आज भी बहुत ज़्यादा डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है। क्रैश में तब मानूंगा आपको कि जब अफोर्डेबल हाउसिंग भी नहीं बिक रही है, तब वो क्रैश है, हमें समझ लेना चाहिए। लेकिन आज अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई नहीं है, लोग ले नहीं पा रहे हैं, उनको घर मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब डिमांड है। डिमांड तो फॉरएवर रियल एस्टेट फ- में बहुत ज्यादा, मैं तो कहूंगा आज हाँ, शॉर्टेज है। शॉर्टेज है यस। इनफैक्ट। तो वो गैप बढ़ता जा रहा है डिमांड और सप्लाई का, स्पेशली देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के सेक्टर में। बिल्कुल ठीक कहूँ, आप कह रहे हैं कि एक्चुअल में क्या है कि दो टाइप के इंडिया में लोग हैं। एक तो HNI हुँ। ग्लोबल बनी जहाँ यूज़ ज़्यादा हो रही है, और एक वो लोग हैं जिन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, जो घर रहने के लिए ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है उनके रहने के लिए, एक छत है। जो छत के लिए ले रहे हैं वो गैप आज भी बढ़ता जा रहा है। जो अमीर है वो और अमीर की तरफ हो रहा है, जो छत के लिए ले रहा है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी उसकी आ नहीं रही। क्योंकि अब देखिए, ये जो इम्पैक्ट आया ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पे है। अब इन्फ्लेशन अगर हो रहा है तो वो सभी जगह इम्पैक्ट कर रही है। हुँ। आपकी जो परचेजिंग पावर है, आपको हेल्थ पे भी करना है खर्च, एजुकेशन पे भी खर्च करना है, और अपने घर के ऊपर खर्च करना है, फ्यूचर के लिए सेविंग करनी है, कहीं ना कहीं वो सारी इफेक्ट हो रही है। तो वो बायर अब घर खरीदने के लिए सोचने लग गया है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरे बजट में तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो एक तो सप्लाई का ना होना, और वो बायर जो एक्चुअल बायर है जिसको घर अपने रहने के लिए चाहिए, उसका घर ना खरीद पाना, ये जरूर मार्केट के लिए एक अभी एक ह्यूज गैप बनता नजर आ रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं प्रदीप जी, जो अभी के प्राइसेस को या फिर सिचुएशन कह लें को 2008 के क्रैश से कंपेयर कर रहे हैं। क्या ये कंपैरिजन वाकई सही है या फिर सिर्फ एक वही भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए और पैनिक बाइंग होने लगे, लोग कह दें कुछ गलत चीज़ें और एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो जाए कि 2008 की सिचुएशन याद आने लगे? क्या ये वाकई रियलिस्टिक है? देखिए, यूएस क्रैश जो 2008 में हुआ था, वैसी सिचुएशन मेरे को आज तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही।
इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंजम्पशन बहुत है यहाँ पर। और जब कंजम्पशन इतनी ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं मैं फिर से वही आऊँगा कि लग्जरी प्रोडक्ट में तो ज़रूर वो चीज़ें नज़र आती हैं, और लग्जरी में भी करेक्शन स्टेज है। अभी उसके भी बायर्स हैं, लग्जरी बिक रहा है लेकिन करेक्शन है। लेकिन जो हमारी कंजम्पशन है वहाँ अभी भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो अभी मेरे को वो सिचुएशन पैनिक वाली, जहाँ बैंकिंग का फेलियर हो जाना और पैनिक सेलिंग होना, या तो वो सिचुएशन अभी भी नहीं है। जिसको घर खरीदना है आज उसको घर नहीं मिल पा रहा, वो घर लेने के लिए ढूंढ रहा है, मतलब एंड यूजर मार्केट में है। कई बिल्डर्स ऐसे हैं जो स्टबर्न प्राइसिंग करते हैं, कहीं ना कहीं प्राइसिंग में कोई बदलाव नहीं करते या डिस्काउंट्स नहीं देते, पर कई सारी हिडन कॉस्ट ज़रूर ऐड कर देते हैं, हिडन डिस्काउंट्स भी दे देते हैं। हिडन डिस्काउंट्स में आपको फ्री पार्किंग बोल देंगे, आपको बोल देंगे आपको मॉड्यूलर किचन लगा के दे रहे हैं। ये आपके हिसाब से प्राइस करेक्शन का एक तरीका है या फिर ये एक नए और फैंसी मेथड्स हैं लोगों को बरगलाने के? नहीं नेहा जी, ये प्राइस करेक्शन का तरीका ही कहूँगा मैं, क्योंकि पहले तो आप ओवर प्राइस प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो। अब अगर वो मार्केट में सेलिंग नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं मैं कि डेवलपर ने कोई प्रोडक्ट अगर बेचना शुरू किया 18,000 पे और वो 24 या 26,000 पे है, उसके माइंड में ये है कि मेरे को एक एवरेज रेट 21,000 का मिल जाए पर स्क्वायर फीट का। तो वो 21 उसने जब क्रॉस किया और 26 तक पहुंचा, 26 से बिक नहीं रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं प्राइस को एडजस्ट करना जरूरी है। तो वो पहले जिसको 18,000 पे उसने सेल किया है, उसको भी खराब फील ना हो कि मैंने प्रॉपर्टी एक ली थी और मेरी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं हो रही है, क्योंकि रियल एस्टेट में सेंटिमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। अगर सेंटिमेंट्स वीक हो गए तो जरूर मार्केट में क्रैश आता है, लेकिन सेंटिमेंट्स अभी पॉजिटिव हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि डेवलपर की मजबूरी हो जाती है कि प्राइस नीचे नहीं कर पाता है वो, क्योंकि उन्हें उन बायर्स को भी एकोमोडेट करना है। और एकोमोडेट करना इसीलिए भी ज़रूरी है कि अगर जिन्होंने पहले लिया उनको ये लगता है कि प्राइस अब नीचे की तरफ आने लग गए, तो उनकी इंस्टॉलमेंट्स आनी बंद हो जाती है। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन लिंक प्रॉपर्टी ली है और इंस्टॉलमेंट प्लान पे लिया है, तो उनकी इंस्टॉलमेंट्स आनी बंद हो जाती है। तो इंस्टॉलमेंट का ना आना मतलब डेवलपर का कैश फ्लो बिगड़ना, और कैश फ्लो बिगड़ना मतलब जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, जो 3-4 साल कंस्ट्रक्शन का फेज है, वो कहीं ना कहीं रुक जाना। तो इससे पूरा प्रोजेक्ट रुक जाता है। और फिर आपने देखा ही एनसीएलटी जैसी चीज़ें या जो स्वामी फंड जैसी चीज़ें जो गवर्नमेंट बाद में लेकर आती है, जो कई बार यूजफुल नज़र आती है लेकिन कई बार यूजफुल नज़र नहीं भी आती है। लेकिन अब ग्लोबल वॉर है और काफ़ी समय से रशिया यूक्रेन के बीच में भी है, ऑयल सप्लाईज हमारी उस पर निर्भर हैं, और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो हम एक क्राइसिस झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पूरी सप्लाई चेन इंटर रिलेटेड है, और सप्लाई चेन में शामिल हो जाते हैं दो अहम चीज़ें, स्टील और सीमेंट। अब स्टील के दाम बढ़ेंगे और सीमेंट के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर घर के प्राइसिंग पे भी असर पड़ेगा। तो बिल्डर्स इस चैलेंज को कैसे झेल पाएंगे और क्या उनके पास रेमेडियल सोल्यूशन है कि प्राइस भी उतना ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि आपने बायर को एक तय सीमा प्रॉमिस करी है, तो ऐसे में अब वो कैसे इस क्राइसिस मैनेजमेंट को करेंगे? देखिए नेहा, यहाँ सबसे अच्छी बात और सबसे खराब बात, दोनों बात कहूँगा मैं, एक ही है कि प्रोडक्ट पे एमआरपी नहीं है। जिसके मन में जो आता है वो रेट बेचता है और अच्छे से बेचता है। तो रियल एस्टेट में दुर्भाग्यवश ऐसा ही होता है। तो जो इस टाइम लोड आ रहा है स्टील का, सीमेंट का, और जो अदर रॉ मटेरियल्स है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं। ये कहा जा रहा है, ये पिक्चर दिख रही है कि सब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन फैक्ट ये है कि आज भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट हो रही है। सिर्फ ऑयल इंपोर्ट नहीं हो रहा है। तो जब इंपोर्ट आपका महंगा हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट प्राइजेस पे आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल एक एक्स डेवलपर है, उसने इस सिचुएशन से पहले कोई प्रॉपर्टी सेल की हुई है, लेकिन उसमें भी अच्छा मार्जिन उसने लिया हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन उसका ठीक है। तो ये जो डेंट आया, मान लीजिए 10% का डेंट है, 15% की कॉस्ट एस्केलेट कर गई उसकी रॉ मटेरियल की, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग मार्जिन गई, लेके चलेंगे। करेक्ट, उतना मार्जिन जनरली डेवलपर्स ऑलरेडी लेके चलते हैं। अब वो मार्जिन वाली सिचुएशन पिछले 4-5 सालों में तो नजर नहीं आई, क्योंकि बाजार बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। तो जो प्रॉफिट कमाने की चाहत है कहीं ना कहीं वो भी डेवलपर्स की बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो 100-200% प्रॉफिट है,
15% अगर रॉ मटेरियल बढ़ भी रहा है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन नॉट हाँ जस्ट रॉ मटेरियल, कई बार इंटीरियर्स के लोग सामान इंपोर्ट कराते हैं बाहर से, करेक्ट। स्पेशली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से लाने का ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है। चाइना से लोग इंपोर्ट करके अब लाने लगे हैं, वहाँ पर फर्नीचर बहुत अच्छा मिलता है। इंटीरियर्स तो जनरली इंटीरियर्स चाइना प्रेफर करने चाइना लगे हैं। प्रेफर करते हैं, तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है इस क्राइसिस की वजह से? इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव। देखिए, जब मैं तो कह रहा हूँ कि कहीं से भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट सब जगह महंगा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात जब रुपए टूट रहा है तो आप डॉलर में जब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट आप पे आ रहा है। तो आपकी इनपुट कॉस्ट महंगी पड़ रही है, वो सिर्फ डेवलपर तक ही नहीं, जब आप इंटीरियर करा रहे हैं तो उस पर भी पड़ रही है। और इंटीरियर जरूरी नहीं है कि आप अपने लिए सीधा आके सामान ले आए। आप ये सोचिए कि आप जिससे इंटीरियर करवा रहे हैं वो भी रॉ मटेरियल अगर वहां से ले रहा है तो कॉस्ट कहीं ना कहीं वहां पर भी आई है। तो इफेक्ट प्राइजेस का इन्फ्लेशन के साथ साथ सप्लाई चेन पे जब भी डेंट आता है तो उस पर जरूर बायर तक फर्क पड़ता ही पड़ता है। राइट। ग्लोबल क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए आरबीआई इस वक्त कितने दबाव में है? डज आरबीआई फेस एनी चैलेंज? क्योंकि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इससे तमाम इंटरेस्ट रेट्स पे फर्क पड़ता है, स्पेशली हाउसिंग लोन्स। तो वो इस वक्त क्या दबाव में है? देखिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो रेट कट्स की उम्मीद होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपकी अफोर्डेबिलिटी जो ईएमआई है, मतलब हाउसिंग लोन की जो ईएमआई है, कहीं ना कहीं वो कम होनी मुश्किल हो जाती है। वो बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। और अगर आपकी ईएमआई पे डेंट है तो ये आप समझ लीजिए आपकी परचेजिंग पावर डायरेक्ट इम्पैक्ट कर डायरेक्ट रहा है वो। इम्पैक्ट। तो आरबीआई भी एक लिमिट तक चीजें बैलेंस कर पाएगी। अब आपने जैसे देखा, ऑयल प्राइसेस बहुत दिनों तक इंडिया में नहीं बढ़े, सब जगह बढ़े, लेकिन कंट्रोल किया यहाँ गवर्नमेंट ने। जब कंट्रोल से चीजें बाहर होने लगी तब वो पब्लिक तक शिफ्ट होना शुरू हुआ। तो उसी लोग प्रकार तो ये से कह रहे हैं चुनाव थे इस वजह से कंट्रोल किया, जैसे ही चुनाव खत्म हुए बंगाल का, ये वो 4 मई के बाद से दाम बढ़ने लगे। देखिए, कहने वाली बातें तो एंड आम आदमी मार्च को तो तक ऑयल कंपनीज को कोई नुकसान नहीं शो कर रहे थे क्वार्टरली। मार्च के बाद से जो उनके रिजल्ट्स है उसमें सब में दे वर शोइंग कि उनको लॉसेस हो रहे हैं। उसी को कवर अप करने के लिए सरकार को ये कदम उठाने पड़े। अब पीपल आर ऑल्सो गिविंग द तर्क। उनको ये कहना है कि इससे पहले जब वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के दाम कम थे तब तो पास ऑन नहीं किया गया, ना दाम कम हुए, हम तो तब भी 90 रुपए दे रहे थे, तो अब क्यों ये पास ऑन किया जा रहा है? तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक बहस चल रही है इन सबके बीच। देखिए, नेहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब कम थे तो वो पास ऑन नहीं किया, लेकिन मैं कहूँगा कि उसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि उसको एब्जॉर्ब इसीलिए कर पाए क्योंकि पहले पास ऑन नहीं किया। तो इसीलिए आज जो पीएसयूज हैं जो इनमें वर्क कर रहे हैं वो कहीं हद तक उसको एब्जॉर्ब कर पाए। लेकिन एब्जॉर्प्शन की भी एक लिमिट होती है क्योंकि ये बहुत लंबा चला। पहले रशिया यूक्रेन वॉर था, चलिए उसका बहुत ज़्यादा डेंट नहीं आया, लेकिन जिस हिसाब से अब ये जो वॉर चला है ईरान का, तो स्टेट ऑफ होर्मुज के कारण बहुत ज़्यादा डेंट आया है। और ये डेंट कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि पब्लिक तक पहुँचता ही पहुँचता है। आप कितना भी कोशिश कर लिए कि नहीं पहुँचेगा, एक लिमिट टाइम तक गवर्नमेंट उसे अब्जॉर्ब कर पाती उसके है, बाद तो पास लेकिन ऑन। उसके बाद वो पास ऑन होना ही होना है। तो अब मैं वो देख रहा हूँ वो पास ऑन होना शुरू हो गया है। तो अब इंडिया में वो फील आना शुरू हुआ है। यही हम एक महीने पहले बात करते तो बहुत ज़्यादा फील नहीं आ रहा था क्योंकि सेंटिमेंट्स आपको वो अलाउ नहीं कर रहे थे। सेंटिमेंट्स के हिसाब से ठीक है, हमारे यहाँ तो मैनेज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो पास ऑन हुआ तो आज ये बहस चढ़ गई, मार्केट क्रैश हो गई। क्रैश अभी भी नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा। यहाँ जो गवर्नमेंट एब्जॉर्ब कर रही थी अब वो पास ऑन करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आप पर आएगा। प्रॉपर्टी प्राइजेस की जो रॉ मटेरियल है वो बढ़ेगी, तो एमआरपी जो है जो डेवलपर जिस प्राइस पे सेल कर रहा है वो कहीं ना कहीं ऊपर तो आएगी। राइट। आप इस थोड़ी देर पहले अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे थे। अफोर्डेबल हाउसिंग में इतनी क्राइसिस क्यों है? और वर्षों से ये एक डिबेट का विषय रहा है कि अगर इतनी डिमांड है तो उसको किस तरीके से पूरा किया जाए? क्या चैलेंजेस हैं ऐसे जो अफोर्डेबल हाउसिंग उतनी नहीं है जितनी डिमांड है इसकी? देखिए, मैं कहूँगा इसमें गवर्नमेंट खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर गवर्नमेंट ऑक्शन करती है, देखिए गवर्नमेंट दो तरीके से जो डेवलप करती है, एक तो लैंड को डेवलपर लाइसेंस लेता है और लाइसेंस लेने के बाद उसके ऊपर वो ग्रुप हाउसिंग या कमर्शियल प्रोजेक्ट को डेवलप करता है। लेकिन सिचुएशन तब आती है जब अथॉरिटी ऑक्शन कर रही है और एक हायर प्राइस पे ऑक्शन कर रही है। तो उस सिचुएशन के ऊपर, अब जैसे मैं गुड़गांव का एग्जांपल देके आपको बताता हूँ,
₹10,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास ऑक्शन हो रही है। अब जब ₹10,000 पे ऑक्शन होगी तो आप मेरे को ये बताओ कि डेवलपर क्या रेट लॉन्च करेगा? उसकी लैंड कॉस्ट जो रॉ मटेरियल हुआ उसके लिए, जब वही इतनी ज़्यादा आ रही है और अथॉरिटी ऑक्शन कर रही है, तो मेरे को आप ये बताओ कि एक दूसरा लैंड ओनर जो लैंड बाय कर रहा है, जिसके लैंड ओन कर रहा है, वो क्यों ना उस प्राइजेस को जो अथॉरिटी सेल कर रही है उस बेंचमार्क पे अपनी प्रॉपर्टी वो डेवलपर को सेल करे? उसका भी वो राइट है। तो मार्केट में ये हमेशा होता है, एक ट्रांजैक्शन जिस रेट हो गई तो दूसरी ट्रांजैक्शन उसके बैलेंस में ही होगी, उससे ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। तो जब अथॉरिटी ऊपर आ रही है तो कहीं ना कहीं फार्मर का भी लैंड जो है वो भी प्राइस ऊपर आ रहा है। और ये चीज हमेशा देखने को मिलती है कि जब लैंड कॉस्ट ऊपर आ गई तो अफोर्डेबिलिटी खत्म हो गई। अब अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 2013 हरियाणा के अंदर बहुत अच्छी स्कीम है और उसका रेट करीब करीब 5,500 रुपए पर स्क्वायर फीट ऑन कारपेट एरिया है। लेकिन आज जो लैंड कॉस्ट है 50 CR पर एकड़ मिनिमम कॉस्ट से लेकर 80 CR पर एकड़ तक, तो उसके ऊपर अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्च ही नहीं हो सकती, क्योंकि जो MRP गवर्नमेंट ने फिक्स की है उसके ऊपर उस रेट में डेवलपर लॉन्च नहीं कर सकता, क्योंकि वो लैंड ही इतनी महंगी खरीदेगा तो आएगा कैसे? अब जब अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्च ही नहीं होगी तो डेटा जरूर दिखाएंगे कि अफोर्डेबल बिक नहीं रहे हैं, ये नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल ये है कि अफोर्डेबल की सप्लाई नहीं आ रही है। तो अफोर्डेबल की डिमांड आज भी बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई का अभाव जरूरी है, सप्लाई जरूर का कम है अभाव है यहाँ और गवर्नमेंट इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही पे, है नहीं दे रही है लंबे वक्त से। और ये मांग भी हर बार जब भी बजट आता है तो तभी भी ये वर्ड अफोर्डेबल हाउसिंग बार बार सरफेस करता है। मैं तो ये कहूँगा कि नेहा, जो बहुत सारे अभी भी PSUs हैं, जो सिक PSUs हैं, उनकी जो रियल एस्टेट है वो मेन शहरों में बहुत प्राइम लोकेशंस के ऊपर है। गवर्नमेंट चाहे तो उसे ओपन कर सकती है, PPP मॉडल के तहत प्राइवेट डेवलपर से बनवा सकती है या खुद बना के लोगों को दे सकती है, लेकिन गवर्नमेंट भी ऑक्शन मोड में आ जाती है। अब आप द्वारका का ले लो, द्वारका दिल्ली के अंदर DDA ऑक्शंस कर रहे हैं। अब एक ग्रुप हाउसिंग अगर DDA खुद ऑक्शंस करके कर रहा है तो नेचुरल सी मार्केट है, नेचुरल सी बात है कि मार्केट का रेट भी उसके लेवल पे आ जाएगा। तो यही चीज मार्केट में हो रहा है, गवर्नमेंट खुद ऑक्शंस कर रही है और मार्केट का रेट वो एस्टैब्लिश हो रहा है। मैं एक डेवलपर के साथ बैठा हुआ था, मेरी उनसे बात होने लगी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि उनका करनाल का प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने कहा हम चंडीगढ़ के आसपास कुछ लैंड ले रहे थे, तो वहाँ गवर्नमेंट ने कमर्शियल प्लॉट रफली 7 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड बेचा गवर्नमेंट ने ऑक्शन में। तो यार हमारी प्रॉपर्टी इस रेट बिक नहीं रही और गवर्नमेंट बेच रही है। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना गवर्नमेंट के साथ ही कोई कोलैबोरेशन हमारा हो जाए और गवर्नमेंट ही हमारी प्रॉपर्टी ऑक्शन में बेच दे। मतलब गवर्नमेंट ऑक्शन में ज्यादा बेटर बेच रही है और लोग ले रहे हैं वहां पर। तो जब Builders गवर्नमेंट उस अपना रेट आपको- बेच रही है तो डेवलपर के मन में ये आना लाजमी है कि क्यों ना मेरा भी गवर्नमेंट बेच दे, हाँ, ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा मेरे को और मुझे गवर्नमेंट को 10-20% लेफ्ट आउट देना फील भी कर पड़ा। रहे हैं वो अभी। खैर ये कहा जाता है कि जो ग्लोबल इकॉनमी है उसका रिफ्लेक्टर अक्सर कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, फिर थर्मोमीटर भी कह सकते हैं। तो क्या रेंटल यील्ड्स में या फिर अवेलेबिलिटी में या फिर ये कहें कि अफोर्डेबिलिटी में कोई फर्क आ सकता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज की, कंसिडरिंग जो करंट सिनेरियो चल रहा है? नो डाउट ग्लोबल जो मनी है वो ज़्यादातर कमर्शियल सेक्टर को डेंट करती है। IT की जो सोर्सिंग है या MNCs का जो एक्सपेंशन है, ये सब कहीं ना कहीं कमर्शियल रियल एस्टेट मतलब ऑफिस स्पेस जो है उसकी डिमांड या तो क्रिएट करता है, या जब वो नेगेटिव साइड में होता है, जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम होती है तो कहीं ना कहीं कमर्शियल जो लीजिंग है वो कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ IT सेक्टर ही एक मेन नहीं है, अदर सेक्टर्स भी हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर किसी एक सेक्टर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो चीजें मेरे को मैनेजेबल लग रही है। अभी इंडिया में बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन कोई नहीं आई है। पैनिक सिचुएशन नहीं भी है, लेकिन बोल रहे हैं IT सेक्टर में स्लो डाउन है, जॉब्स को लेकर एक खतरा सा मंडरा रहा है। आप कह रहे थे ना, एक पैनिक सा कई बार क्रिएट कर दिया जाता है, परसेप्शन पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसका असर रेंटल यील्ड्स पे या फिर जो डिमांड है उस पर पड़ा है कहीं ना कहीं? बिल्कुल नेहा, मैं यही कहूँगा कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसका इम्पैक्ट कमर्शियल पे ज़रूर आता है, लेकिन कमर्शियल दो टाइप के हैं। एक ऑफिस स्पेस है, ऑफिस स्पेस पे ज़रूर डेंट आता है
क्योंकि जो एक्सपेंशन मोड है वो ख़त्म हो जाता है, तो ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, तो नेचुरल सी बात है लीज रेट नीचे गिरेंगे। लेकिन कमर्शियल एक दूसरी साइड है, रिटेल। जब हम रिटेल के ऊपर आते हैं तो रिटेल में कोविड के बाद जो देखने को मिला है कि ये माना जा रहा था कि शायद रिटेल बंद हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने वर्क करना शुरू किया, ऑनलाइन बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस होते हैं और डिलीवरी बहुत फास्ट हो गई, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि रिटेल खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, रिटेल बहुत चला। और मैं गुड़गांव की बात करूं तो गुड़गांव में रिटेल में स्पेस खत्म हो चुका है, लेकिन किसमें, ए ग्रेड रिटेल में। वो रिटेल जिनकी लोकेशन खराब है या अच्छे से मैनेज नहीं है, वहां आज भी आप देखेंगे तो वो गोस्ट मॉल है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट इससे डेंट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। अगर ए ग्रेड है, वहां मल्टी ब्रांड्स वहां आ रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे भी ब्रांड्स हैं जिन्होंने इंडिया एक्सपेंशन का पोर्ट बनाया, तो उसके कारण ग्रेड ए मॉल बहुत अच्छे चले और उनमें ऑक्यूपेंसी, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी रही है। मैं तो कहूँगा कि रिटेल स्पेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लेकिन जो हल्के मॉल हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लोकेशन दूर है, तो वहाँ आज भी स्ट्रगल है। तो हमें ये एग्जैक्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारे लिए बेटर है, क्या नहीं। एज अ बायर जब हम बाजार में कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सबको मिलाने के बाद प्रॉपर्टी खरीदी आती है। प्रॉपर्टी वो चीज़ नहीं है आपके दिल को अच्छा लगा इसीलिए आपने ले लिया। इसमें मैथ्स और साइंस दोनों इन्वॉल्व होता है, तब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। आपको लगता है कि आजकल का बायर जो है वो ओवर लीवरेज है और आने वाले वक्त में ईएमआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का खतरा उस पर है? बिल्कुल नेहा, मैं कहूँगा कि ओवर लीवरेज बायर्स हैं। वो कैसे हैं? एक तो फोमो क्रिएट हुआ। फोमो क्रिएट में लोगों को लगा शायद धरती खत्म हो जाएगी, अब कुछ नहीं मिलेगा। एक इंडिकेटर है मार्केट का कि अगर लग्जरी अपार्टमेंट लाइन लग के बिकने लग गए तो ये मान लेना चाहिए अगले 6 से 8 महीने के बाद ये डाउनटर्न आएगा लग्जरी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो वो डाउनटर्न दिख रहा है। जो ओवर प्राइस लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डाउनटर्न दिखना शुरू हुआ है। अब डेवलपर्स की सेलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो बायर जो फोमो के तहत ले रहे थे, जो सोच रहे थे कि शायद 10, 20, 30% पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा, वो मार्केट में अब स्टक हुए हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स में जरूर दिक्कत आ सकती है। मैंने शुरू में भी बोला कि ऐसे प्रोजेक्ट जो ओवर प्राइस्ड हैं उनमें जरूर करेक्शन है। वो बायर जिनके पास आगे पैसा नहीं है, अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे तो डेवलपर का कैश फ्लो भी बिगड़ेगा। क्योंकि डेवलपर तो ये मान के चल रहा है कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो गया, मेरे को इस इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से कैश फ्लो मेरा बनेगा और मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है। तो वो प्रोजेक्ट जहां मैक्सिमम इन्वेस्टर्स हैं, जो सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जो चाह रहे हैं कि मैं 10-20% पे पैसा अपना रोटेट कर लूंगा, तो ये मान के चलना चाहिए क्विक मनी नहीं है। अगर इतना आसान हो, इतना अगर आसान हो तो सब बैंक छोड़ के यहीं पे पैसा लगाएं। तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए तो लॉन्ग टर्म विजन से लेनी चाहिए। 5 ईयर का विजन रखो आप। और मैं कहूंगा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक्चुअल में एंजॉय करना चाहते हो आप, तो 10 ईयर के विजन में प्रॉपर्टी हमेशा आपको 2x से ज्यादा रिटर्न देगी, 3x 4x भी रिटर्न दे सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपके फंसने के चांसेस हमेशा रहते हैं। और सिर्फ आप नहीं फंसोगे, आप पूरी इंडस्ट्री को फंसाओगे। जब कैश फ्लो बिगड़ेगा तो डेवलपर भी फंसेगा और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री भी खराब होगी। तो अगर स्लो डाउन आता है तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किस तरह के बायर्स या फिर सेलर्स पर पड़ेगा? कौन से सेक्टर्स आप देखते हैं कि स्लो डाउन का शिकार हो सकते हैं? देखिए नेहा, यहाँ मेरे को लग्जरी प्रोजेक्ट स्लो डाउन पे ज़्यादा फर्क दिखेगा। करेक्शन होनी शुरू हुई है उसके ऊपर। ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसे डेवलपर्स जिनका कैश फ्लो अच्छा नहीं है, जो आपकी बैंकिंग है, आपका बैलेंस शीट है, वो अगर अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आप पे डेंट आएगा। मतलब आपने पूरा कैश फ्लो अरेंज किया नहीं प्रोजेक्ट बनाने का, और आपने हाइप क्रिएट करी और बाजार में अपना प्रोडक्ट सेल किया और काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे डेवलपर्स जो फेक लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उन पे जरूर इसका डेंट आएगा। और कई बार हमने ये देखा है कि जैसे आपने फेक वर्ड यूज़ करा, तो ये रेड फ्लैग्स कौन से होते हैं बिल्डर्स या फिर प्रोजेक्ट डेवलपर्स के लिए जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? क्या इसके लिए सिर्फ रेरा ही काफ़ी है या हम अपने एंड पर भी इसे इंश्योर कर सकते हैं? नहीं, देखिए,
डेवलपर का फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, हम्म, जो उसने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं उन प्रोजेक्ट्स में जाके जो लोग वहाँ रह रहे हैं हमें उनसे फीडबैक लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो नए में पेंट होने के बाद तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन 3-4 साल के बाद वो बिल्कुल खराब हो चुके होते हैं। राइट। तो हमें जाके जो लोग रह रहे हैं उनसे एक्चुअल फीडबैक, डेवलपर का आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, उसका फाइनेंशियल उसकी मजबूती क्या है, क्या उसके ऊपर डेट है, ये सब देखना जरूरी है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम्म, टाइटल भी आपको खुद वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको रेरा के भरोसे नहीं रहना है। हम्म, आप चीज ले रहे हो तो आप खुद क्यों नहीं वेरीफाई करोगे? रेरा होने के बावजूद भी गुड़गांव के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रुके, वो बायर आज भी फंसे हुए हैं। क्या उस टाइम रेरा नहीं था? रेरा था, और अलॉटमेंट भी, इवन अफोर्डेबल हाउसिंग के कई बार अंदर अवेयरनेस की अलॉटमेंट भी। कमी होती है, क्योंकि अब तो मैंने इतने एक्सपर्ट से बात कर ली, उनका कहना है कि बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं है कि रेरा की भी एक वेबसाइट है, वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके माध्यम से भी आप कई चीज़ों से अवेयर हो सकते हैं। तो ये अवेयरनेस बहुत धीरे धीरे आई है, और नहीं, जब तक मैं आई ये तब नहीं तक। मानूंगा बात, अवेयरनेस की कमी नहीं है। देखो, आप जब कोई 100 रुपीज का आइटम भी खरीदते हो तो आप हम्म, नेगोशिएट करते हो, उसको सही से चेक करते हो। हम्म, तो आप प्रॉपर्टी जैसे जब कोई बड़ी एसेट खरीद रहे हो तो आप क्यों नहीं चेक करोगे चीजें? रेरा होने के बावजूद भी हम्म, अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर 103 के अंदर प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। 2-3 ऐसे डेवलपर हैं जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए और अथॉरिटी ने उसे क्लियर कर दिया और रेरा मिला। तो हम्म, रेरा होना आपके लिए बेंचमार्क नहीं है। आपको अपना खुद चेक करना पड़ेगा। पैसा आपका जा रहा है, दूसरे का नहीं जा रहा। नो डाउट रेरा एक बहुत बड़ा शील्ड है। मैं ये नहीं कह रहा रेरा ने आने के बाद काम नहीं किया। करीब 10 साल पूरे हो गए, रेरा ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां रेरा नहीं पहुंच पाया। मैनफोर्स उतनी नहीं है, या अभी भी जो जजमेंट्स आते हैं वो बहुत डिले हैं, या जजमेंट्स आने के बाद इन्फोर्सेबल नहीं है। तो बायर के अंदर तो जरूर एक उम्मीद जगी है, लेकिन डेवलपर्स के अंदर फियर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो रेरा कंप्लीट शील्ड नहीं कहूंगा, हाँ बहुत बड़ा शील्ड है। एक आम बायर को जरूर चेक कर लेना चाहिए, लेकिन सही चीज तो आपकी तब कंप्लीट होगी जब खुद आप चेक करोगे सारी चीजें। इस बीच सवाल ये खड़ा होता है कि जो मिडिल क्लास बायर है और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो इस अनसर्टन इकोनॉमिक सिचुएशन में करे कहीं पर इन्वेस्ट निवेश, या फिर अगर वेट कर सकता है तो वेट कर ले। देखिए नेहा, कभी भी आपको ये तो नहीं पता चलेगा कि नीचे का प्राइस सबसे नीचे आज मेरे को मिल गया। व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय? करेक्ट। लेकिन किन बातों का ख्याल रखे अगर अनसर्टेनिटी है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके ऊपर ईएमआई का जो लोड है वो 30-35% से ऊपर ना हो। राइट। जॉब सर्टेनिटी अगर दिख रही है और 30-35% से ऊपर ईएमआई का लोड नहीं है, तो वो अगर सिचुएशन खराब भी होती है, लेऑफ्स भी होते हैं, फ्यूचर में अगर इकोनॉमी में बहुत बड़ा डेंट भी आता है, तो भी वो मैनेज कर लेगा। लेकिन आप अगर ओवर लीवरेज हो रहे हो और अपनी मैक्सिमम इनकम को आप ईएमआई में जाने दे रहे हो, या आप 20-30% पे करके सोच रहे हो मैं एक पैसा रोटेट कर लूंगा, तो आपके फंसने के चांसेस तय हैं। आपको कोई नहीं बचा सकता। राइट। तो मैं ही कहूंगा कि आपको अपने आप को खुद बचाना है। दूसरा तो आपको मारने के लिए तैयार है ही है। Right. आप खुद अपने आप को कैसे बचाओगे, ये अगर सोच के प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो आप 100% रियल Safe एस्टेट के अंदर प्रॉफिट बुक करके बाहर आओगे। चलिए अब कुछ व्यूअर्स के सवाल लेते हैं। नोएडा से अमित का सवाल ये है, क्या मुझे अपना इन्वेस्टमेंट बेचकर लिक्विड कैश में रहना चाहिए या फिर प्रॉपर्टी को होल्ड करना बेहतर है? देखिए, ये हर प्रॉपर्टी का डिफरेंट एट्रीब्यूट होता है। ये एक जेनरिक हम किसी भी चीज को नहीं लेके बता नहीं कह सकते। सकते। जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि क्रैश आ गया, क्योंकि हर मार्केट डिफरेंट रिएक्ट कर रही है। तो उसी प्रकार से किसी एक प्रॉपर्टी के बारे में उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं, तो एक ही टाइम पे आप 5 अलग अलग प्रॉपर्टी खरीदिए, पांचों प्रॉपर्टी अलग अलग रिटर्न देगी। क्यों? क्योंकि हर प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है। तो आपको ये समझना है कि आपके प्रॉपर्टी के आसपास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कितने टाइम में वो होगा, प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी कैसी है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, गवर्नमेंट वहां क्या ऐसा नया करने वाली है। जब इन सब चीजों को आप समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं प्रॉपर्टी बेच के अपने पास पैसा रख लूं या मैं उसमें कंटिन्यू करूं। अगर स्कोप है तो क्यों नहीं आप उस प्रॉपर्टी को रिटेन रखोगे? प्रॉपर्टी तो रिटर्न देगी आपको।
चलिए, मेरे ही नाम वाली गुरुग्राम से नेहा पूछ रही हैं, क्या हाई टिकट वाली लग्जरी प्रॉपर्टी से पैनिक सेलिंग शुरू हो गई है? क्या हमने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच देनी चाहिए? देखिए नेहा जी, अभी पैनिक सेलिंग नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो सही प्राइस पे आपने प्रॉपर्टी नहीं ली है तो आपको ज़रूर बेच देना चाहिए। अगर एज पर मार्केट स्टैंडर्ड है, ओवर प्राइस नहीं है प्रॉपर्टी, तो आप प्रॉपर्टी रिटेन कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास उस प्रॉपर्टी का पूरा पैसा है और आपने सोच के लिए कि मुझे पूरा पैसा देना है, तो आप ज़रूर रिटेन कर सकते हैं। और अगर इस मार्केट की अफरा-तफरी के बीच कोई गोल्डन रूल अपनाना हो जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो, तो क्या वो सलाह होगी आपकी? व्हाट्स द गोल्डन रूल? देखिए, गोल्डन रूल तो ये है कि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम मैथ्स, साइंस और साथ सब में अप्लाई सोशल कर स्टडीज भी से स ज़रूरी है। नहीं, मुझे लगता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग कई बार आपको सलाह अच्छी दे देते हैं। हम्म। ज़्यादातर पहले हम लोग ट्रस्ट नहीं करते थे लोगों पर अब मैंने देखा है अगर आप 10 लोगों से बात करिए, कम से कम 8 आपको सही सलाह देंगे प्रॉपर्टी के बारे में। मैं इसका आंसर दे देता हूँ कि सबको सब कुछ पता है और किसी को कुछ कुछ नहीं नहीं पता पता है। है। तो हमें ये देखना पड़ेगा हमें क्या पता है। जो हम खुद अपने लिए कर सकते हैं, वो दूसरा नहीं कर सकता। हुँ। तो आप अपने विवेक पे विश्वास कीजिए, सलाह के चक्कर में मत रहिए। सलाह के चक्कर में काम अच्छा नहीं होगा आपका। काम अच्छा नहीं होगा और कई गलत सलाह आपको बर्बाद भी कर सकती है। उसके लिए प्रॉपर्टी से फ़ायदा देखिए ताकि आपको सही सलाह मिल हम सके आपको हमेशा सही एक्सपर्ट सलाह से। देते रहेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक प्रदीप यू जी, सो मच। आप हमारे साथ इस पीएसएफ के एपिसोड में शामिल हुए। तो आज हमने आपको बताया और ये समझाने की कोशिश की कि कई बार ग्लोबल अनसर्टेनिटी में जो मार्केट जिस तरह से बिहेव करता है, कई बार आप इस क्राइसिस सिचुएशन में आते हैं कि क्या आपको प्रॉपर्टी रखनी चाहिए, बेचनी चाहिए या फिर किस समय पर उसका निपटारा करना चाहिए। ये कई बार आपको उलझा देता है और इन्हीं सारी उलझनों के जवाब लेकर हम प्रॉपर्टी से फ़ायदा में लेकर हर बार एक नए एपिसोड में आते हैं। तो आज की बातचीत में हम आपको बता दें कि ये साफ हो रहा है कि मार्केट क्रैश का डर अक्सर उन लोगों के लिए ज़्यादा होता है जो मार्केट को स्टॉक मार्केट की तरह देखते हैं। जब मार्केट तेज़ी से ऊपर जाता है तो लोग डरते हैं कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए, और जब स्लो डाउन या क्रैश की बातें शुरू होती हैं तो वही लोग डिसीजन लेने से डरने लगते हैं। लेकिन शायद समझदारी इसी में है कि मार्केट को नॉइज़ से नहीं, क्लैरिटी से देखा जाए, क्योंकि हर करेक्शन क्राइसिस नहीं होता और हर तेज़ी हेल्दी ग्रोथ नहीं होती। इसीलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सबसे ज़रूरी सवाल शायद ये नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे, बल्कि ये ज़रूर है कि क्या आपका फैसला आपकी ज़रूरत, कैपेसिटी और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही है। अगर इस एपिसोड के बाद आप पैनिक या फिर फोमो से हटकर थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर मार्केट को देख पाते हैं, तो वही आपका असली फ़ायदा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक रहिए प्रॉपर्टी से फ़ायदा के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और देखते रहिए पीएसएफ यानी प्रॉपर्टी से फ़ायदा। नमस्कार।